ऐसा कहा जाता है यू कांट हैव इट ऑल। ऐसा भी कहा जाता है दैट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स डजंट एग्जिस्ट। बट अनअकैडमी में हम स्टेटस को एवरी डे चैलेंज करते हैं। वाई कांट वी हैव द बेस्ट ऑफ इट ऑल? वाई कांट वी हैव इट ऑल? वाई कांट वी हैव आवर केक एंड ईट इट टू? टुडे इज अ हिस्टोरिक डे। आज भारत की शिक्षा प्रणाली में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसके बारे में आज से हम बात करेंगे जो आज कभी नहीं हुआ। टू कमेमोरेट एंड टू इंश्योर कि हर बच्चा सबसे सर्वश्रेष्ठ टीचर से पढ़ सके, हम लेके आए इंडिया के सबसे जाने माने, सबसे ज्यादा रिगार्डेड एंड सबसे वेल नोन हिस्ट्री टीचर अवध ओझा सर। सर, ऑन बिहाफ ऑफ अनअकैडमी वी वेलकम यू सर। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अस एंड अभी तो बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। सर हैज जॉइंड अस एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफलाइन सेंटर्स एंड to ensure that we have a fruitful discussion, we have some of the finest people in the Unacademy fraternity who've come and are going to be a part of this discussion. To my right, Mrunal Patel sir. Introduction would be an understatement to Mrunal sir. He is the Keswananda Bharti of online education. He is the one who has redefined the way everybody learns online. Sir is the Vice President UPSC with us. He is the one जिनके इकोनॉमी के लेक्चर्स मैं सुनता हूँ। मैं वेट करता रहता हूँ कि सर के मुरनाल सर के लेक्चर आएंगे, मैं सुनूंगा। अगर कोई एक इंसान है जो मुझ जैसे इंसान को ज्योग्राफी में इंटरेस्ट दिला सकते हैं, मुझको भी the finest geography educator and on a personal note one of the finest human beings that we've ever met. Sudarshan Gujjar sir, thank you for coming. And towards my far left, what Mrunal sir is in the online national world, Vivek sir has been the foundation in our offline world. Correct. Vivek sir, you have restructured and simplified economics in a way that anybody who has a phobia for economics falls in love with it because you're involved with it. IITN, है ना, बिल्कुल. And so welcome everybody, so welcome sir. So today, East meets the West, North meets the South. Unacademy of online versus offline नहीं है, अब Unacademy है. And Ojha sir has joined us. He's going to be teaching history offline. He's going to be teaching across the board, and उसके बारे में हम बात करेंगे. And Mrunal sir, before we begin, if there's anything that you'd like to speak about. थैंक यू माथुर सर. मित्रों, अवध ओझा सर भारत के यूपीएससी सेक्टर में सबसे सीनियर और सबसे वेल रिगार्डेड एजुकेटर हैं. और सर से पढ़ने का एक फ़ायदा ये है कि आप हिस्ट्री तो पढ़ ही लेते हैं, साथ ही साथ आपको यूपीएससी मेंस पेपर 4 एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड, कैरेक्टर डेवलपमेंट, ये सब की भी बहुत ज़्यादा सीख मिलती है और जो निबंध के पेपर में भी काम होती. सर ने अनअकैडमी जो ज्वाइन किया है, इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं हो सकती. अब तक ऑफलाइन माध्यम से लाखों विद्यार्थियों ने सर से पढ़ाई की है और उनका सिलेक्शन हुआ है. और अब से ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन माध्यम से भी आप सर से जुड़ सकते हैं. और सर का प्रोफाइल लिंक नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर से उसे फॉलो करें एंड टेक द बेस्ट बेनिफिट आउट ऑफ बोथ द वर्ल्ड. जैसा कि माथुर सर ने बताया, ऑनलाइन के भी बेस्ट टीचर, ऑफलाइन के भी बेस्ट टीचर, एंड लेट्स क्रैक इट. सो ऑफ कोर्स व्हेन वी वेलकम अ लेजेंड वी हैव टू डू समथिंग लेजेंडरी. और अनअकैडमी के जो ऑनलाइन बैचेस हैं वो 11th मई और 5th जून को है. और हमारे जो ऑफलाइन बैच है, जो जिनकी पहली क्लासेस ओझा सर लेंगे, राजेंद्र नगर में है. हमारे जो इंग्लिश मीडियम के बैच हैं वो 15th मई और 5th जून को है. और जो एक्सक्लूसिव हिंदी मीडियम का बैच है जो पहली बार अनअकैडमी अगले महीने करेगी, वो 8 जून को है. तो अब खैर सर, बैच और कोर्सेज की बातें हो गई, थोड़ा खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे. थोड़ी खुल के बात करते हैं, प्रेपरेशन की बात करते हैं.
और जो मन में आए सर, जैसा ठीक लगे. एवरीबडी हैज़ ए ह्यूमर विच इज़ ग्लोबली नोन. तो थोड़ा सा लेट्स ब्रिंग सम इंटरेस्टिंग इंसाइट्स इनटू दिस कॉन्वर्सेशन. सर, आप आए तो आप एक मैजिक फॉर्मूला लेके आए कि प्रेपरेशन इज इक्वल टू प्लानिंग एंड प्रायोरिटाइजेशन. कि पढ़ना क्या है, कब है, क्यों है और कैसे है, और उसके बाद किस ऑर्डर में है और कितने डेप्थ में है. यूपीएससी का सारा खेल यही है. और आज का जो हमारा राउंड टेबल डिस्कशन है सर, ये इस ब्रॉड अम्ब्रेला के अंदर हम बात करेंगे. और मैं शुरू करना चाहूँगा रुणाल सर से कि इससे हम एक थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन लाएं और फिर सर आपके इनपुट्स और बाकी सब के लिए जाए. रुणाल सर, आपने एक चीज़ हमेशा बोली, नथिंग इज़ मोर रेलिवेंट देन रेलिवेंसी. कि वो बॉल बाय बॉल कमेंट्री नहीं करनी है, पीएचडी नहीं बनना है. सर, आपका जो एक टर्म है बाबू सोना, अब वो एक मतलब ऑलमोस्ट डिक्शनरी में आ ही गया है सर. सर, आप हमेशा बोलते हैं सर कि अगर ये रेलेवेंट नहीं है तो ये नहीं पढ़ना है. सर, मैं आपसे इससे एक स्टेप पहले जाना चाहूँगा. बच्चा ये कैसे सीखे कि क्या रेलेवेंट है और क्या रेलेवेंट नहीं? मित्रों, इसका बहुत ही सिंपल फार्मूला है. एक तो आप सिलेबस देखो और बेसिक प्रिपरेशन सोर्सेज और कोर्सेज जो चल रहे हैं उसे देखो, और खुद से एक एक्सेल फाइल बना लो. 1 से लेके 100 MCQ की लिस्ट बनाओ, बाजू में लिखते जाओ इजी, मीडियम, टफ, जो मुझे मतलब हर एक टॉपिक या चैप्टर बढ़ने के बाद जो लगा, और मेरे पास जो भी बुक है, जो भी कोर्स है, उसमें से ये सॉल्व हो सकता है कि नहीं. और फिर एक्सेल के अंदर आप सॉर्ट का कमांड दोगे, डेटा सॉर्ट हो जाता है, अपने आप आपको पता चल जाएगा. ये एक्सरसाइज आप पिछले 3 साल के लिए करो, ऑटोमेटिकली यू विल रियलाइज़ कि आप जितना पढ़े उसमें कितना रेलेवेंट था और कितना नहीं था. और ये ऐसी चीज़ है कि मेरे बोलने से मैं आपको एक पाई चार्ट बता दूं कि देखो ये सब्जेक्ट का इतना परसेंटेज आता है, दैट विल नॉट ट्रेन यू फॉर दिस. ये जो चीज़ है आपने खुद से करनी. इट इज़ जस्ट लाइक कि यूट्यूब पर शेफ संजीव वर्मा अपनी कोई बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बना दे, उसको देख के हम घर पे बनाएंगे तो खुद से बनाओगे तभी आप सीख पाएंगे. सो दैट विल बी माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू. एक एक्सेल फाइल मेंटेन करो, दैट्स इट. जैसे मृणाल सर ने कहा कि सरकारी एग्ज़ाम है तो सरकारी तैयारी है, और सरकारी तैयारी में 2 ही असूल होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस. लेकिन सर, ये माइंडसेट की बात है. आदमी तैयारी करने की तैयारी कैसे करे? नहीं, जैसे द्रोणाचार्य ने 5 भाइयों का एग्ज़ाम लिया, तो अब जब 5 भाइयों का एग्ज़ाम लिया तो अब एक ही आदमी उसमें क्वालिफाई कर रहा है. तो अब आदमी को ये फाइंड आउट करना है कि मैं अर्जुन हूँ या युधिष्ठिर हूँ. अर्जुन कौन? जो गोल ओरिएंटेड है, जिसे फालतू में बाहर की मोटिवेशन नहीं चाहिए, वो है ही ओरिएंटेड. उसको पता है कि मेरे अंदर आग जल रही है और मुझे उस जलती हुई आग का फ़ायदा उठाना है. जो गोल ओरिएंटेड नहीं है, युधिष्ठिर है, उन्हें तैयारी करनी पड़ेगी अर्जुन बनने की. बट सर, वही है कि जैसा बता रहे हैं कि वो जो एक टनल विजन चाहिए. एग्ज़ाम की तैयारी बच्चा एक आगे की ज़िंदगी को सोच के करता है कि मेरी ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी, मैं देश का इतना भला कर दूंगा, समाज में मेरी इतनी इज्जत हो जाएगी. एक बार आपने वो सोच लिया और एक बार आप तैयारी में घुस गए, तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ से फैसिनेशन होना चाहिए कि ये एग्ज़ाम में हो क्या रहा है. आई थिंक वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं. विवेक सर, आपका क्या व्यू है सर इसमें? देखिए, मेरा तो यही मानना है कि जैसे सपोज़ करिए कि आप तैयारी करना चाहते हैं, तो पहले तो आपको अंदर से एकदम क्लैरिटी होना चाहिए कि इसी एग्ज़ाम की आप क्यों तैयारी करना चाहते हैं. उस जो भी एग्ज़ाम है, जैसे यूपीएससी का, आईएएस का, तो अगर अंदर आपके डिज़ायर, विवेकानंद ने कहा था कि वेदर आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सारा कुछ अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि आपकी डिज़ायर पे, कि आपकी इच्छा शक्ति में कितनी स्ट्रेंथ है. ठीक है, तो अगर इच्छा शक्ति है, और इच्छा शक्ति आएगी कैसे? जब आप उस गोल जो भी आपका है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों करना चाहते हैं. जब आपकी इच्छा होगी तो मुझे लगता है कि बाकी चीज़ें अपने आप इट फॉल्स इन लाइन. तो डिज़ायर और इच्छा शक्ति जो है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे पढ़ते हैं, फिर बीच में मोटिवेशन लूज़ कर जाते हैं और कोई उतना मेहनत नहीं कर पाते हैं, कुछ देर बीच में छोड़ देते हैं. तो ये सारे का जो रीज़न है वो है इच्छा शक्ति. अगर आपकी इच्छा शक्ति स्ट्रांग है कि भाई बनना है एट एनी कॉस्ट, फायर, अंदर फायर है, तो मुझे लगता है कि 90% प्रॉब्लम तो तैयारी की ऐसे ही सॉल्व होगी. अब ये डिज़ायर और विल पावर सर, हर एक में एक अलग अलग लेवल में होती है, हर एक में एक अलग प्रपोर्शन में होती है. राइट.
सुदर्शन सर, ये कंसिस्टेंसी जो है डिज़ायर और विल पावर, क्योंकि कई बार क्या होगा, आपको कोई आपका रिलेटिव ताना मार देंगे, या कई बार क्या होगा कि आप किसी टॉपर के वीडियोस देखेंगे, उनके आंसर शीट्स देखेंगे और आप बोलेंगे कि अरे ये लेवल तो मेरे से कभी हो ही नहीं सकता। आप कई बार यूट्यूब वीडियो देखेंगे जिसमें कई बार कुछ लोग मोटिवेट ना करके आपको डिमोरलाइज कर दें, तो आपको लगे कि आप इसके लायक है या नहीं। तो ये कंसिस्टेंसी कैसी लाई जाए कि भाई मेरे से हो जाएगा, बस लगे रहना है। बात बहुत सही है और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सच्चाई ये है ना कि हर दिन उसे लड़ना है। अब सर ने कहा है कि आपको बिल्कुल पता होना चाहिए अर्जुन की तरह ये सारी चीज़ें, लेकिन उसे पता क्या है, वो हर दिन के स्ट्रगल गिन रहा है अपने, कि मैं तो बाहर रह रहा हूँ, मेरे साथ तो ये हो रहा है, आज खाना नहीं आया मेरा, ये हुआ। लेकिन सच्चाई उसे एक दिन समझनी होगी, हर कोई इस फेज से गुजरा है, तो ये उस चीज़ का, उस लाइफ का एक हिस्सा है। काम की चीज़ क्या, ध्यान तेरे को कहाँ लगाना, जो एक्चुअल में जिस चीज़ के लिए आया है। अच्छा, सब ने, शिक्षकों ने, सब ने अच्छे से पढ़ा दिया, सब चीज़ें हैं, इसे पहले भी पता है कि MCQs लगाने हैं, लेकिन जब खुद के करने की जब बात आती है तो फिर वहाँ चीज़ें मिसिंग हो जाती हैं, और वहीं से फिर अंतर शुरू हो जाता है कि मैं अर्जुन हूँ कि कौन हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो खुद का सच पहले पता होना चाहिए, सोने से पहले उसे मालूम हो ये बात कि यदि मुझे क्वेश्चन नहीं लगाऊंगा, गेम वही है और वही यदि मैं पहले प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक हर दिन अपना खुद का भी एक ट्रैकर होना चाहिए, क्योंकि आज आप खुद के लिए नहीं सही कर पा रहे हो, जैसे आप पढ़ भी रहे हैं तो बैठे हैं आप, जैसे मान लो ऑफलाइन की तो कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन में दीवारों से टिक गए, ऐसे हो गए। अब आप इमेजिन करो आप जिला संभालोगे वहाँ जाके, आपको देखने से लोगों की कल नई एक ऊर्जा आने वाली है, और हम अभी अपनी पढ़ाई को इस तरह से लेने लगते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ध्यान है उस चीज़ को भी सही जगह में लगाना चाहिए, और मतलब आपको कहीं ना कहीं हमारा सच पता होता है। और अंत में लर्नर को मैं एक हमेशा कहता हूँ कि ये आसपास के वातावरण का बिल्कुल टेंशन मत लो। जीवन में टेंशन लेना तो सिर्फ 2 लोगों का, जो आपको खाना खिला रहा है और जो आपको ज्ञान दे रहा है, उसके अलावा किसी की नहीं सुननी है मुझे। जो खाना खिला रहा है उसका ध्यान रखूँ मैं, और जो मुझे ज्ञान दे रहा है उसकी सुनूँ मैं, उसके अलावा मुझे किसी की नहीं सुननी है, क्योंकि एक्चुअल में वो असली मेरे होंगे तो कल सिलेक्शन के बाद मेरे हो ही जाएंगे ना वैसे भी। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ों से ध्यान न भटका कर जो काम की चीज़ें उस पर हम लोग फोकस करें। मतलब बात वही हो जाती है सर कि वो फोकस कि मुझे पता है मुझे ये करना है, मुझे ये करना है और कब करना है, और वो रेलेवेंटली करना है, सारा खेल तो प्लानिंग का ही है सर। तो सर ओझा सर, आपके हिसाब से जब हम प्लानिंग की बात करते हैं तो क्या सिर्फ एकेडमिक प्लानिंग है, क्या मेंटल प्लानिंग है, किस तरह की प्लानिंग करनी चाहिए? प्लानिंग का ये रोल है कि इस देश में ह्यूमैनिटीज ना के बराबर पढ़ाई जाती है, और जिस चीज में हमको मजा नहीं आता उस चीज को हम बहुत ज्यादा देर नहीं कर सकते। ये लॉ है। जैसे मूवी देख रहे हैं और मूवी नहीं कनेक्ट हो पाई तो फिर आदमी वो चेयर जो होती है ना मूवी की, उसी में से लेट के सो जाएगा, कुछ करेगा, तो मजा। अब जिस देश में ह्यूमैनिटीज पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, कहां से बच्चा मिस करता है हमारा? पहली बात, जो 95% बच्चा PCM और PCB पढ़ के आया है, उसको सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि विवेक सर से आके पूछे कि सर इकोनॉमी क्यों पढ़े सर, हमको क्या इस्तेमाल है जिंदगी का इकोनॉमी में, हम क्या करेंगे सर इकोनॉमी पढ़कर? एज एन IAS ऑफिसर मुरनाल सर बताइए सर कि हम इकोनॉमी पढ़ के एज IAS ऑफिसर हम क्या कर सकते हैं? तो बाबूजी, तुम जब बिहार के कलेक्टर बनोगे तो तुमको एक बात ये पता चलेगी कि सेकेंडरी सेक्टर के बिना प्राइमरी सेक्टर अपंग है। पहला जो फेज शुरू होता है तैयारी का, यही से शुरू होता है कि बच्चे को एंजॉयमेंट आए कि अच्छा इकोनॉमी इसलिए पढ़ेंगे। अब पता चला मुझे कि पॉवर्टी बिहार में क्यों है, लेबर सबसे ज्यादा यूपी बिहार से क्यों जाती है। भाई एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स पीरियोडिकल एम्प्लॉयमेंट। आप दिल्ली से जम्मू की तरफ चलिए, हर स्टेशन इंडस्ट्रियलाइज्ड है, सोनीपत, पानीपत, लुधियाना, खन्ना, सब। इसीलिए पंजाबी लेबर पूरे भारत में कहीं नहीं दिखाई पड़ता। तो वो मुनाल सर से, विवेक सर से आके पूछेगा कि सर ये बताइए। अब सर ने बताया देखो यार इसलिए पढ़ना है। अब उसका एक बात क्लियर हुआ, अच्छा हमने एक पढ़ाई की थी परसेंटेज पाने के लिए, अब हम एक पढ़ाई करेंगे अफसर बनने के लिए, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने के लिए, पॉलिसी मेकर। अब वो गुज्जर सर से, सुदर्शन सर से पूछेगा सर ज्योग्राफी क्यों पढ़े? अब सुदर्शन सर उसको बोलेंगे भैया तू कश्मीर में आइसक्रीम की फैक्ट्री लगाएगा? कहेंगे नहीं सर।
बोला क्यों नहीं लगाएगा? बोले सर वहाँ ठंडक बहुत होती है। बोले ये बात तुझे किसने बताया? बोले ज्योग्राफी ने सर। पढ़ने में जब तक मजा नहीं है, हाँ, किसी भी कोचिंग का जो पहला रूल होता है, अनअकैडमी ये करने जा रही है। अनअकैडमी ने जो बेसिक एजेंडा बनाया है, जैसे अभी आतिश सर ने कहा कि मिल बैठे खूब जब हम आप होंगे और अनअकैडमी साथ में होगी, तो पहला एजेंडा जो हम सब ने बनाया वो यही बनाया कि आपका वो जो रिक्रिएशन लेवल मिसिंग है कि हम किसी सब्जेक्ट को क्यों पढ़ें, वहां से हम आपकी शुरुआत करें। और सर जहाँ एक बार पढ़ने में मज़ा आ गया, फिर अब उस मज़े को कंट्रोल कैसे करें, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब कई बार क्या होता है सर, लोगों को इकोनॉमी इतनी भा जाती है कि अगला इकोनॉमिक सर्वे उन्हीं को लिखना है, या वो मतलब दुनियादारी छोड़ के बस अब मेरे को इको में ही मास्टर्स करनी है। तो विवेक सर, इंडल्जेंस और ओवर इंडल्जेंस में फ़र्क थोड़ा सा है, लेकिन इम्पैक्ट ज़िंदगी और मौत का है सर। देखिए, तो आपको अगर कोई भी, पहले बात देखो, आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और आपको समझ में आ रहा है तो ऑफकोर्स मज़ा आ रहा है, तो आपका और पढ़ने का मन करेगा। लेकिन फिर वही बात आती है कि आपका टारगेट क्या है। मज़ा एक चीज़ है और टारगेट एक चीज़ है। तो आप पढ़ने में मज़ा लीजिए, पढ़िए, लेकिन आप अपने टारगेट को मिस नहीं कीजिए। आपकी अर्जुन को जो चिड़िया की आंख दिखाई देती थी, जैसा सर ने जिक्र किया और सर ने की अर्जुन की बात, तो आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, जैसे सुबह से उठे आपने अपनी दिनचर्या शुरू करी, तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। आप सुबह पढ़ भी रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो कई बार लगता है कि यार ये भी पढ़ लें, अभी अच्छा लगता है कि पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। तो अगर आपके दिमाग में आपका टारगेट क्लियर है तो आप वहीं पे रेलिवेंट और इरेलीवेंट चीज़ को सेग्रीगेट कर पाएंगे। तो टारगेट, मैं तो कहता हूँ कि नींद में भी, सोते समय भी आपका टारगेट एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर टारगेट क्लियर है तो 24 घंटे में आप जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली आप फिल्टर आउट कर लेंगे कि हमारे लिए क्या रेलिवेंट है और क्या नहीं रेलिवेंट है। और अगर जब टारगेट मिस होता है तभी आदमी इधर उधर की एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होता है, या फिर मज़े के लिए पता लगा कि इकोनॉमिक्स ही पढ़े जा रहे हैं और बाकी सब्जेक्ट्स छूट गए। तो टारगेट हमें लगता है कि जो है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो 24/7 वो चलता है। मृणाल सर, आपको ऑनलाइन में तो आपका, तो मुझे याद है कि आपका एक फॉर्म सिस्टम होता है, तो बच्चा आपसे डाउट पूछते हैं, और क्योंकि ऑफलाइन स्पेस में जैसे विवेक सर ने इकोनॉमी पढ़ाई, तो उन्होंने एक बाउंड्री बांध दी कि इसके बाहर नहीं जाना, और आपने अपना जो इको का सिलेबस है अपने ऑफलाइन सेटअप में, आपने उसको उसी तरह से स्ट्रक्चर करा हुआ है, बिल्कुल थीम्स में, कंपार्टमेंट्स में, पिलर्स में। मृणाल सर, आपको ऑनलाइन में तो दुनिया है सर, आपको तो मतलब इतने डाउट आते होंगे कि ये क्यों हुआ, किसी ने कोई कमेंट कर दिया, कोई कुछ कर दिया, आप कैसे बच्चों को सिखाते हैं सर कि भाई ये मत करो, अभी ज़रूरत नहीं है? देखिए, इसीलिए तो जो सर आप बता रहे थे कि बाबू सोना, ये जो टर्म, या उसके साथ एक लाल शर्ट पहने एक बच्चा है और वो चिल्ला रहा है ऐसा करके, ऐसे कितने सारे मीम्स और स्लाइड्स मुझे बनाने पड़े जस्ट टू सेटअप दैट फ्रेम कि एक कैरेक्टर मुझे चाहिए था कि जिसे मैं लैम्पून करके बता सकूं कि तुम ऐसा मत बनो। और उसकी भी अगेन सेम अपनी एडवाइस है, आप एक एक्सेल फाइल बना के क्वेश्चंस को सॉर्ट करोगे पिछले 3, 5, 7, 10 सालों के, अपने आप आपको पता चल जाएगा कि जितनी आप पढ़ाई करते हैं उसमें से कितनी आपको काम की है। सो दैट इज़ वन वे टू गो अबाउट इट। दूसरी जो बात है कि पढ़ाई के अंदर डिसिप्लिन भी नहीं रहता, खासकर ऑनलाइन माध्यम से आप लोग जब पढ़ते हैं। हालांकि अनलाइन एकेडमी के अंदर हमारा एक आइकॉनिक मेंटरशिप प्रोग्राम है, वो ऐसी सिस्टम है कि अगर आप कुछ दिनों तक कंटिन्यूसली ना कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, ना कोई ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं, तो आपको सीधा ही मेंटर का फ़ोन आता है और वो एक टाइप का मॉरल प्रेशर बिल्ड करता है कि आप क्यों नहीं अटेंड कर रहे हैं, एंड देन अगेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। तो इस हिसाब से कुछ ना कुछ आप खुद से भी मेहनत करें, थोड़ी अनअकैडमी से भी ऐसी पूछ लेते रहें, एंड देन यू विल फाइंड सम सक्सेस। सर, ये आइकॉनिक मेंटरशिप जो है, ऑफलाइन में थोड़ा सेटअप करने के चक्कर में मैं कुछ दिन क्लास नहीं ले पा रहा था, तो आइकॉनिक मेंटरशिप का मेरे पास होना था, आप क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं? तो मतलब इट इज अ मेंटरशिप फॉर वो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। सुदर्शन सर, ज्योग्राफी में तो मामला अलग ही है, क्योंकि ज्योग्राफी में गूगल की देन है, और गूगल अर्थ ने जो ज्योग्राफी में पीएचडी कराई है लोगों को, और यूपीएससी भी छाट के सर ज्योग्राफी पूछता है कि कौन से देश की, कौन से ज़िले की, कौन से कस्बे की, कौन सी नदी में क्या है, कौन सा लेक ड्राई हो गया, कौन सा लेक ड्राई हो गया। सर, आप कैसे ये रेलेवेंसी क्वेश्चन को प्लानिंग में इंटीग्रेट करते हैं सर? एक चीज़ और है, मतलब सर ने भी बताया, इंटरेस्ट आना बहुत ज़रूरी भी है और वो नुकसानदायक भी है, क्योंकि जब समझ में आने लगता है ना, तो उसे एक्चुअल में जैसे साइक्लोन, क्लाउड्स वगैरह दिए, एक बार आ गए तो खिड़की खोल के टाइम खराब कर लेगा आधा घंटा कि कौन सा क्लाउड है समझ में। लेकिन मुझे फिर वही बात आती है कि आप अपने बेसिक पढ़े रहो, मतलब आपको अपना सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन
उससे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। अच्छा, मैं लर्नर को कई बार भी कहता हूँ कि मुझे मालूम है आपको इंटरेस्ट आ गया है, ये चीज़ें आप अपने कलेक्टर बन जाओ उसके बाद भी कर लेना, ये चीज़ें हो सकती हैं, आपको जितना रिसर्च करना हो बाद में कर लो, पर अभी जो एग्ज़ाम मांग रहा है वो करो। और खुद कभी ये भी तो सोचो कि किस दिन कोई जिला संभालोगे तो आपको सिर्फ मिड डे मील पसंद था, बचपन से खाया सिर्फ वही, तो वहीं थोड़ी ध्यान दोगे आप भाई, और भी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। सारे सब्जेक्ट्स हैं, मतलब कई बार लर्नर्स भी कहते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए प्रीलिम्स मेंस के लिए, मैंने कहा नहीं, सबको समान भाव देके जाना है आपको, ये यूपीएससी सिखाता भी है आपको। किसी एक दो का लेके आप जो है एकदम सोचो कि मेरे मार्क्स सही आ जाए, और किस्मत देखो कि पेपर में ज्योग्राफी अच्छा था, वही सब्जेक्ट के क्वेश्चन मुझे सबसे पहले मिले और वही टफ मिले, तो फिर तो हो गया काम, कैसे एग्जाम निकलेगा, वही मोरल डाउन। तो मेरे हिसाब से सब कुछ बराबर चीज़ें देखनी चाहिए और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब सर मल्टीटास्किंग इज आई थिंक नॉन नेगोशिएबल, और मेरा सर छोटा सा एक मानना है कि ये सिविल सर्विसेज की जो तैयारी है सर, वो आपके करियर का ट्रेलर है। डेफिनेटली। अगर आप 15 सब्जेक्ट नहीं मैनेज कर सकते तो कलेक्टरेट में 15 डिपार्टमेंट कैसे मैनेज करोगे? बिल्कुल। अब किसमें कितना रेलेवेंस है, कितना नहीं है, किसको कितना कॉन्टेक्चुअलाइज करना है, वो सारी चीज़ें उसी में स्टिच हो जाती है। अब जैसे सुदर्शन सर आपने बताया कि इक्वली भाव देना है, मृणाल सर ने बताया कि एक्सेल शीट होनी चाहिए, आपको उससे दिख के अपने आप समझ में आ जाएगा, लेकिन सर ये अपने आप आता नहीं है। लाइक फॉर एग्जाम्पल सर, मैं अपने सब्जेक्ट की बात करता हूँ, फ्रांस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए तो उस साल पूछ लिया कंपेयर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ऑफ इंडिया एंड फ्रांस। लास्ट ईयर नए वाइस प्रेसिडेंट साहब चुने गए तो सवाल पूछ लिया कि वाइस प्रेसिडेंट का जो राज्यसभा के चेयरपर्सन का रोल एग्जामिन करिए। एक बड़ा ही बेतुका सा सवाल था कुछ साल पहले कि जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है वो आजकल थोड़ा ज़्यादा ही काम नहीं कर रही है। अब किसी को समझ ही में नहीं आया सर कि क्यों पूछा, वो इसलिए पूछा सर क्योंकि उस साल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ने एक जजमेंट दिया था कि आरबीआई वालों की पेंशन लागू हो जाएगी उस साल से। तो अल्टीमेटली सर ये क्रिटिकल थिंकिंग की बात है कि अगर प्री में कुछ पूछा है या नहीं पूछा है, मेंस में पूछा है तो क्यों पूछा है। और प्लानिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हो गया क्रिटिकल थिंकिंग सर, सोचा कैसे है सर? नहीं, मेरा तो खैर सब्जेक्ट ही ऐसा है। 1848 में जर्मनी नेशन बनने वाला था, बस फाइनल हो चुका था कि बन जाए। ऑस्ट्रिया ने टांग अड़ा दी कि साहब अगर तुमने नेशन बनाया तो वियना कन्वेंशन का उल्लंघन होगा और हम सब मिलकर तुमको मारेंगे। बिस्मार्क आ रहा है, पूरा यूरोप खिलाफ है जर्मनी के यूनिफिकेशन की, और बिस्मार्क चांसलर बनना है 1848 में। अब जब वो 1848 में चांसलर बन रहा है तो उसको एक बात क्लियर हो गई कि बॉस ऑस्ट्रिया से लड़कर ही जर्मनी को नेशन बनाया जा सकता है। अब जब ये बात क्लियर हो गई कि लड़ना है तो अब पहले क्या करना है, तो इकोनॉमिक पावर बनना है। उससे क्या होगा, आप मिलिट्री पावर बन जाओगे। ऐसे सेट होती है प्रायोरिटीज कि पहले क्या करना है। ये जो क्रिटिकल थिंकिंग का कॉन्सेप्ट है ये पढ़ाई से ही इवॉल्व होता है, ये कहीं अलग से नहीं आता। तो उसने क्या किया, पहले अपने आप को इकोनॉमिक पावर बनाया प्रशिया को। इकोनॉमिक पावर जब वो बना फिर वो मिलिट्री पावर बना। मिलिट्री पावर बना फिर उसने क्या किया, एक युद्ध भी लड़ा डेनमार्क के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर, उसकी स्ट्रेटजी और स्ट्रेंथ को समझा। और फिर उसने चौथा काम किया कि जितने भी एलाइज ऑस्ट्रिया के थे सबको उससे अलग कर दिया। फॉर्मेटिंग स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, जिसको मैं बोलता हूँ P इज इक्वल टू P प्लस P। प्लानिंग इज प्रिपरेशन इज इक्वल टू प्रायोरिटी प्लस प्लानिंग। यही काम किया ब्रिटेन ने, यही काम किया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। सब पहले इकोनॉमिक पावर बने, यही काम किया चाइना ने। आज वो इकोनॉमिक पावर है और मिलिट्री पावर है। लेकिन ये बात पाकिस्तान को समझ में नहीं आ पाई। बट सर वही बात है ना सर कि अगर बिना प्लान करे, बिना चीज़ों को समझे नहीं हो सकता। सुनाल सर ये जो जैसे आप कई बार वही सर साहब से पूछूंगा कि चलो ठीक है हमको चीज़ों से होती हुई चीज़ें सोचनी है। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है सर, अपने सब्जेक्ट से दूंगा। हम अभी एंटी डिफेक्शन लॉ का बड़ा माहौल चल रहा है और उसमें ना एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कियोटो ज़ोलोहान, उसके बारे में हर दूसरा तीसरा आदमी जहां मन करे टक से बोलता है कियोटो में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्पीकर का डिसीजन चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा था? क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। तो वो बेसिक स्ट्रक्चर कियोटो में लगता है इसलिए ये जजमेंट आता है। लेकिन सर ये कैसे डेवलप करा जाए?
देखो, एक तो सर इसे डेवलप कर सकते हैं कि आदमी सेल्फ स्टडी करता रहे, 2-3 बार फेल हो जाए, फिर वापस मंथन करके बनाए। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि सपोज़ हम बात करें, आपने जैसे पॉलिटी का उदाहरण दिया, मैं ज्योग्राफी का दूं, कि क्लास 6 की एनसीईआरटी में भी शायद अर्थक्वेक लिखा होगा, 10वें में और 12वें में भी लिखा होगा, फिर जीसी लियोंग की बुक में भी लिखा होगा, लास्टली मेंस पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट भी पढ़ना है। तो ये कुल मिलाकर कितना 50 पन्नों का मटेरियल आप पढ़ेंगे कि कोई अच्छा टीचर है जिसने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उसके पावर पॉइंट या नोट्स बना लिए हैं, उससे पढ़ के इसको ख़त्म किया जाए। तो एक प्रकार से दिशा इस तरह से आप ले सकते हैं, और सुदर्शन सर के ऐसे क्लासेस ऑन अकेडमी पे चलते हैं। हालांकि ये जो चीज़ है वो हमें मदद कर सकती है ऑब्जेक्टिव फैक्चुअल किस्म की चीज़ों में, बट टू डेवलप द सेम टाइप ऑफ आउटलुक फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, चाहे वो आपको निबंध लिखना है, चाहे एथिक्स का पेपर लिखना है, या हिस्ट्री और पॉलिटी, तो उसी के लिए अवध ओझा सर के जो हमारे यहाँ क्लासेस होने वाले हैं उसको आप शांति से सुने, और हर क्लास को लाइव सुनने के बाद खुद से उसके नोट्स आप बनाते रहें, और आप उसको कनेक्ट करें बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ, तो ऑटोमेटिकली वो जो मैच्योरिटी और थॉट प्रोसेस डेवलप होनी चाहिए, जैसी सर ने अभी आप देखिए कैसे उन्होंने एक तरफ इकोनॉमी के उदाहरण, ज्योग्राफी के उदाहरण और वर्ल्ड हिस्ट्री के उदाहरण एक साथ कनेक्ट कर दिया, और कोई निबंध के अंदर यही चीज़ें आप शायद ये वीडियो देख के उसमें से लिख सकते हो। तो अच्छे टीचर से आप पढ़ाई करेंगे तो आपकी बहुत सारी ये तो मेहनत कम हो जाती है, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। बिल्कुल सर। सुदर्शन सर, आपका क्या व्यू रहेगा सर इसमें? मतलब क्रिटिकल थिंकिंग और ये सारी चीज़ें ना, मतलब मुझे लगता है कि एक कारण से सेकेंडरी हैं। उसका कारण ये है सर, व्यक्ति यहीं तैयार नहीं है अपने। मतलब मैं आपको कितना ही मोटिवेट कर दूं, सब कुछ कर दूं, आज लर्नर मोटिवेशन पहले रख रहा है, लेकिन वो ये क्यों नहीं देखता कि मैं दिन भर सही ढंग से पढ़ लूँ, अपना काम कर लूँ, तो लास्ट में मोटिवेट इतना हो जाएगा कि यार नेक्स्ट डे पढ़ लूँगा। उल्टा हो गया गेम, पहले मोटिवेशन ढूंढ रहा है कि मुझे कोई तैयार कर दे, और उसके बाद फिर मैं जो है तैयारी शुरू करूँ। क्रिटिकल थिंकिंग एक दिन की भी अप्रोच नहीं है। थिंकिंग कैसे बढ़ाओगे, तो नो डाउट ज्ञान लेना ही पड़ेगा एक बार, पर प्रॉब्लम क्या रही, वो ज्ञान लेने से पहले हिले हुए हैं सब अंदर से। एक दिन पढ़ लूँगा, 2 दिन पढ़ लूँगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, आज पहला बैच मैंने मान लीजिए लॉन्च किया, ऑनलाइन में इतनी भीड़ होगी, कमेंट सेक्शन देखने को मिल नहीं पाता कि भाई क्या है, पर बात क्या है, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन आप कंटिन्यू रह के दिखाओ, पता लगे 20-25% ऐसे ही चले गए, और करते कुछ नहीं, देखेंगे ये क्लास, पर उनका मन क्या कहता है, यार ये तो मैं बाद में भी देख सकता हूँ। बस एक बार मन ने बहाना बनाना शुरू करा, आप उसकी चपेट में आ गए, तो फिर एक बीमारी की तरफ फैलता है, और पूरा साल 2 साल ऐसे ही चला जाता है। इसी का उल्टा ये 2 साल इन्हीं शिक्षकों से प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ में पढ़ता, तो क्यों नहीं डेवलप होती चीज़ें। तो मुझे लगता है तरीके सब हैं, सब रिसोर्सेज हैं। सबसे पहला रिसोर्स यहाँ बनाना पड़ेगा मुझे। ये गड़बड़ है ना, मतलब हम एक्चुअल में ये भी सब ऊपर का दिया हुआ है, सब ऊपर वाले का जो दिया हुआ है वो भी अपने हिसाब से चल रहा है। अब हम उसको चीज़ें दिखाएंगे ही नहीं तो वो भी क्यों देखेगा। तो पहले यहाँ तैयार होना ज़रूरी है मेरे हिसाब से, ऐसा लगता है। विवेक सर, खासकर इकोनॉमी में आई थिंक और भी, जैसा मुनाल सर भी बता रहे थे, कि वो और भी थोड़ा बारीक हो जाता है। राइट। बिकॉज इकोनॉमी, आई थिंक सर, इकोनॉमी नहीं है, इकोनॉमी प्लस पब्लिक पॉलिसी है। Right. उसमें आपको इंडस्ट्री भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, सोशल इश्यूज भी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें, ये जो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है, जनधन योजना, उसमें एक बेसिक इकोनॉमिक्स है। राइट। और जब तक वो इकोनॉमिक्स की मैथ्स नहीं बैठेगी, तब तक वो नेशनल इंश्योरेंस पॉलिसी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। राइट। तो सर ये कैसे, मतलब यहाँ पे कैसे पहुँचा बच्चा? देखिए, पहली बात तो जब भी आप प्रिपेयर करने आते हो तो 2-3 चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि भाई पिछले 10 साल क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा गया है और सिलेबस क्या है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर मैंने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, इसको रिलेट कैसे करें, कैसे कनेक्ट करें चीज़ों को। जैसे हमने सेविंग्स और वो ये सारी चीज़ें पढ़ाई, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, फिर इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करें, हेल्थ पॉलिसी की बात करें, कनेक्ट कैसे करें। तो अगर आप एक दिन बैठो वो सोचोगे कि चलो यार हम सब चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, तो दैट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क और वो थोड़ा होना मुश्किल होता है। उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है मैं बताऊंगा। आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हो, उसको रिवाइज़ करो। जितनी बार आप रिवाइज़ करोगे उतनी बार आपका ऑटोमेटिक कनेक्शन डेवलप होता है। जैसे आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं, आपने समझा है, बट वो फ्रेगमेंटेड है, आप चाह के भी उसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे। द मोमेंट यू स्टार्ट रिवाइजिंग, अगर हर कॉन्सेप्ट आपके माइंड में एट अ मोमेंट प्रेजेंट है, हर कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में एट अ मोमेंट सारे कॉन्सेप्ट प्रेजेंट हैं, दे विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट लिंकिंग एंड अप्लाइंग।
तो बेस्ट तरीका यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो, जितनी बार रिवाइज करो, क्योंकि देखिए आदमी का दिमाग ऐसा शांत नहीं रह सकता है, वो चीज़ों को सोचता है, और अगर कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं, रिवाइज्ड हैं, तो वो अपने आप ऑटोमेटिक चीज़ों को रिलेट करने लगता है। तो आपको ज़बरदस्ती कोई चीज़ रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहूँगा कि आप समझने की कोशिश करिए और बार बार चीज़ों को रिवाइज़ करिए। वंस एक रिवीजन एक लेवल पे पहुँचेगा और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एट अ मोमेंट रहेंगे माइंड में, ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल गेट रिलेटेड, और आपकी फिर वो अप्लाई करके, चाहे वो मेंस आंसर लिखने की बात हो, चाहे प्रीलिम्स के आंसर सही करने की बात हो, ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो जाता है। तो आप सबने बिल्कुल एकदम हिट द नेल ऑन द हेड सर, कि क्रिटिकल थिंकिंग इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस, एक बार में तो आती नहीं है। और जैसा विवेक सर ने बताया कि उसको जब तक आप करते नहीं रहोगे, 3-4 बार पढ़ोगे नहीं, उसमें इट विल नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ योर सेकेंड नेचर, वो हो नहीं पाएगा। और सर कहीं ना कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चा पढ़ तो हमसे रहा है ना, तो जिस पेस पे पढ़ रहा है, जिस ग्रेडेशन पे पढ़ रहा है, वो भी हमारी प्रॉब्लम है। अगर मैं पहली क्लास में जाके बच्चे को सेपरेशन ऑफ पावर्स पे लेक्चर दे दूँ तो डर ही जाएगा। उसको पहले तो लॉ और पॉलिटी का मतलब बताना होगा। और आई थिंक ऑनलाइन में आप लोग ये कर लेते हैं बिकॉज आपके पास एक पूरा सब्जेक्ट एक डिफाइंड स्पेस में होता है। सर हमने ऑफलाइन में क्या किया है, ऑफलाइन में सर हमने कुछ बेसिक वेरिएबल बना दिए कि बिना वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाए हम आईआर पढ़ाएंगे ही नहीं, बिना पॉलिटी और इकोनॉमी के कुछ कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स कराए बिना हम गवर्नेंस और सोशल इश्यूज टच ही नहीं करें, क्योंकि जब तक वो नहीं पढ़ेगा तो आगे पढ़ेगा कैसे, इंटरकनेक्टिव। जी। और सर कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है, बिकॉज बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं तो इंस्टीट्यूट्स ना शॉर्टकट ले लेते हैं कि हर दिन अलग अलग टीचर की क्लास लगा देते हैं, तो हर दिन बच्चे को लगता है कि नया ही सीरियल चल रहा है। वो रोक दिया है सर, वो एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल रोक दिया है कि एक हफ्ते में आपके सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स चलेंगे जो पैरेलल हैं और वो कॉम्प्लीमेंट्री है, कि मतलब इको के साथ अगर पॉलिटी चल रही है या, और ये फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स ही चलते हैं कि ज्योग्राफी, इको, पॉलिटी और हिस्ट्री, यही 4 सब्जेक्ट्स पहले 5-6 महीने चलते हैं, उसके बाद ही, और वो भी एक हफ्ते में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट। अब जैसे पॉलिटी अगर एक हफ्ता चल रही है तो 4 हफ्ते सिर्फ पॉलिटी चल रही है और इको साइमल्टेनियसली चल रही है, फिर सब्जेक्ट चेंज होता है। ऑनलाइन में आप तो पूरा सब्जेक्ट खत्म कर देते हैं एक बार में, तो वो एक एडवांटेज हो जाता है। अब अनअकैडमी में ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखी है कि अपने ऑफलाइन में स्ट्रक्चर्ड रखा है, और ये नहीं कि पहले दिन आके 10 टेस्ट दे दिए, सब्जेक्ट ख़त्म हुआ तो उस पर एक सब्जेक्ट टेस्ट हो गया, मेंटरशिप बिठा दी, फिर एक 5-6 महीने हो गए तो एक फुल लेंथ टेस्ट दे दिया, जो आप लोग ऑनलाइन में आपका जैसे वो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं, आइकॉनिक वालों को होते हैं। तो सर मतलब मुद्दे की बात तो ये है कि सर क्या ये एग्ज़ाम एक इंटेलिजेंस बेस्ड एग्ज़ाम है या लेबर बेस्ड एग्ज़ाम है? क्योंकि अगर ये लेबर बेस्ड एग्ज़ाम है तो सिर्फ मेमोरी और प्रैक्टिस इसका समाधान है, और अगर ये सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड एग्ज़ाम है तो आप घिस के क्या कर लोगे, और इज इट अ मिक्स ऑफ बोथ? देखिए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अब एग्ज़ाम इंडिया की टॉप जॉब है, और जिस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। एक बेसिक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस तो देखिए चाहिए, अगर आप बार बार पढ़ रहे हैं, चीज़ें नहीं समझ में आ पा रही हैं, तो भाई देयर आर लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस इन दिस वर्ल्ड टू डू समथिंग। ऐसा नहीं कि आप यूपीएससी कर सकते हैं। और जितना ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और कोई जरूरी नहीं कि सब लोग अग्री करें, बट सबका दिमाग अलग अलग तरीके से होता है। कुछ लोगों का थोड़ा सा इंजीनियरिंग टाइप का माइंडसेट होता है, कुछ लोगों का पढ़ने में रुचि होती है, कुछ लोग कोई और काम करना चाहते हैं, कोई डांसर बनना चाहता है, कोई बॉक्सर बनना चाहता है। तो ये जिस तरह के जो सिलेबस है और जिस तरह से क्वेश्चंस इन डेप्थ पूछा जा रहा है, एक बेसिक लेवल ऑफ मिनिमम इंटेलिजेंस तो होना चाहिए, और उसके बाद इट्स मोर ऑफ लेबर बेस्ड। आपको मेहनत की ज़रूरत है, और मेहनत अगेन वही कर पाएगा जिसके अंदर वो टारगेट या डिज़ायर या वो इच्छा है। अदरवाइज इतनी ज़्यादा मेहनत है इसमें, क्योंकि टॉप जॉब है, इंडिया के सारे लोग दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग फिल करते हैं फॉर्म, तो इट्स नॉट अबाउट कि आपको चीज़ आती या नहीं आती, आपको दूसरों से बेटर आनी चाहिए, उसके लिए आपको पूरा फोकस देना पड़ता। तो लेबर तो ऑफकोर्स मस्ट है, बट एक बेसिक लेवल ऑफ मिनिमम इंटेलिजेंस भी चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं सर, भी कहना या नहीं कहना वो बाद में देख लेंगे, कि जिस तरह से हमारी कोचिंग चलती है जनरली इंडस्ट्री में, उसकी वजह से बहुत लोग का पहला अटेम्प्ट खराब होता है ऑफलाइन में, क्योंकि वो जिस तरह से, हाँ, और वो नहीं करना है। मतलब आई थिंक सर एक बहुत सरकारी एग्ज़ाम है, इसको एक सिंपल तरीके से मन लगा के मज़े में पढ़ा जाए।
12 महीने हैं। आधे तो बच्चे इसी में जूझते रहते हैं सर। हमने तो इतने साल इन गलियों में काटे हैं कि कोचिंग का शेड्यूल मृणाल सर और बच्चे के पढ़ने का शेड्यूल वो कभी ओवरलैप ही नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता, वो मैच ही नहीं हो पाता। तो हम जो कोचिंग का शेड्यूल देते हैं, अब जो ऑफलाइन में देते हैं, आप जो ऑनलाइन में देते हैं, वो बच्चे के हिसाब से बना हुआ है। बस उसी को कर ले साल भर तो पहला अटेम्प्ट एक सब्सटेंशियल अटेम्प्ट बन जाता है सर। और ये सर क्या लगता है सर, मतलब यहाँ परिश्रम ज़्यादा ज़रूरी है या अकल? नहीं, जहाँ भी एरिस्टोक्रेसी की बात आती है, मैं तो समाज को वैसे भी 2 भाग में बांटता हूँ और ये 2 भाग कयामत तक रहेंगे। मैं क्लास में भी कहता हूँ, कॉमन पीपल एंड एरिस्टोक्रेसी। तो एरिस्टोक्रेसी देखने से बाहर से लगता है कि ये मेहनत नहीं करता। जैसे मुकेश अंबानी का मकान लोगों को दिखाई पड़ता है, मुकेश अंबानी का बेटा चार्टर हवाई जहाज से डेली फुटबॉल खेलने आता है, ये दिखाई पड़ता है। और इन सब चीज़ों के दिखाई पड़ने में जो मुकेश अंबानी की लेबर है वो छुप जाती है। एक रिक्शे वाले का कपड़ा दिखाई पड़ता है, उसकी फटी हुई चप्पल दिखाई पड़ती है, और इन सब चीजों में उसकी लेबर भी दिखाई पड़ती है। तो अब ये जो एरिस्टोक्रेसी है, आईएएस इज अ गेम ऑफ एरिस्टोक्रेसी। और मैं तो ये कहूंगा कि हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को एक बार सिविल सर्विस की तैयारी करनी चाहिए। जैसा कि विवेक सर ने कहा कि आप कुछ भी बनिए, लेकिन आप जब आईएएस की तैयारी करेंगे तो आपको जीवन में इकोनॉमिक्स का दर्शन पता चलेगा। हर सब्जेक्ट का एक दर्शन होता है। आप जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको ज्योग्राफी का दर्शन पता चलेगा। ये यूपीएससी की बहुत प्यारा पहलू है। मैंने कई सारे लोगों को देखा, अरे दूर क्यों जाते हैं। हमारा जो को फाउंडर है अनअकैडमी, रोमन सैनी, मतलब 18 साल में एम्स का डॉक्टर और 22 साल में आईएएस में 18th रैंक, मजाक नहीं, और 30 साल में यूनिकॉर्न का मालिक। तो ये क्या थी, ये कितना ब्यूटी है मिक्सचर ऑफ इंटेलिजेंस एंड लेबर। बाहर क्यों जाना जब एग्जाम्पल घर में ही मौजूद है, तो बाहर क्यों जाना। तो वही चीज है कि लेबर इस तरह से, जैसे बहुत सारे लड़कों को मैंने देखा किताब पढ़ेंगे सिर्फ अंडरलाइन करेंगे, उनके लिए अंडरलाइनिंग इज स्टडिंग। वो पूरी किताब अंडरलाइन कर दी, 20 दिन एनसीईआरटी पढ़ा, और फिर आपसे आके मिले, साहब वो 6 वाली सर एनसीईआरटी खत्म कर दी, लैंड एंड पीपल। अच्छा, कितने टाइप ऑफ क्लाइमेट होते हैं अफ्रीका में? टाइप सर तीन होते हैं सर। 3 होते हैं? नहीं 2 होते हैं सर। अच्छा, अफ्रीका के क्लाइमेट कितने फैक्टर पे डिपेंड करते हैं? फैक्टर सर प्लेटो है वहां पे। अरे भैया, इस जहां क्लाइमेट हेडिंग लिखी है उसके नीचे लिखा है अफ्रीका लाइज 34 डिग्री नॉर्थ, 37 डिग्री साउथ। तो एंटायर अफ्रीका इज इन ट्रॉपिक्स। एक एक लाइन को डिसाइफर करो ना। जब मेहनत कर ही रहे हो तो डिसाइफर करो कि जब वो कह रहा है, एक पिक्चर, एक पेन रखो बगल में, तुरंत अफ्रीका का मैप बना लिया, 34 डिग्री नॉर्थ, 34। अब देख रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न दोनों गुजर रहे हैं, इक्वेटर गुजर रहा, यानी सनराइज पूरी उस पे आ रही। तो मेहनत के साथ जो इंटेलिजेंस मिला देगा वो राजा है। जो सिर्फ इंटेलिजेंस रखा हुआ है वो एडवाइजर है, जो सिर्फ लेबर कर रहा है वो चपरासी है। वो एक स्ट्रेटिफिकेशन है, वो रहेगा। ये तो बात सही है सर, जो सिर्फ इंटेलिजेंस रखता है वो एडवाइजर ही बना रहता है। इस पर मैं भी एक चीज़ ऐड करना चाहूँ मित्रों, जो आपने कहा सर परिश्रम ये है कि हमने लक्ष्मीकांत रट ली और उसके अंदर से कुछ सवाल निकल गए और प्रीलिम्स अपना हो गया। पर जो अकल लगती है वो कि अगर आप मेंस पेपर 2 देखें और वहाँ पर जो पॉलिटी और गवर्नेंस के प्रश्न आते हैं, जो हाई लेवल की डेप्थ और अंडरस्टैंडिंग मांगी जाती है, सो फॉर दैट वन सॉल्यूशन आई वुड एडवाइस टू ऑल। आतिश माथुर सर ने अभी एक पूरी सीरीज़ चलाई थी मैग्ना कार्टा, जो अनअकैडमी के अनस्टॉपेबल चैनल में हम पे फ्री में अपलोड की है। आराम से आप उसको देखिए। जो पूरी एक थॉट प्रोसेस डेवलप होनी चाहिए बियॉन्ड लक्ष्मीकांत फॉर मेंस एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो फॉर ऐसे इट विल हेल्प यू। सेकेंडली, जो जैसा अवध ओझा सर ने कहा कि अंडरलाइन घिस के करना, ये तो मेहनत नहीं है। मैं उसी में आगे ऐड ये करना चाहूँगा कि आप सब लोगों ने ओझा सर के क्लासेस ऑनलाइन देखे होंगे। आपने देखा होगा कि सर थोड़ी देर पढ़ाते हैं, फिर एक प्रश्न पूछते हैं, फिर कुछ सेकंड के लिए वो विराम लेते हैं जब वो कुछ नहीं बोलते। वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि वो तब जानते हैं कि आप उस प्रश्न के बारे में सोच के दिमाग में बत्ती जले आपके, और आप कनेक्ट कर पाएंगे अच्छा ये क्या हो रहा है।
अब अगर आप ये क्लास रिकॉर्डेड देखोगे और फास्ट फॉरवर्ड 1.5 गुनी और 2 गुनी स्पीड पे आप देख लोगे या नेटफ्लिक्स से बोल के जल्दी जल्दी स्किप मार दोगे तो वो थॉट प्रोसेस कभी डेवलप नहीं हो सकती। आप परिश्रम कर रहे हैं कि मैंने सर के इतने घंटों के क्लास देखे हैं बट आपने एब्जॉर्ब उसे नहीं किया। तो जो क्लासेस सर के अब होने वाले हैं उन सबको आप लाइव अटेंड करना और उसमें स्पीड बढ़ा के रिकॉर्डेड में देख लो, आपका कल्याण नहीं होगा। और वही बात मैं सीसेट मैथ्स के लिए भी कहना चाहूँगा कि मैथ्स जैसे गिनवाया जाता है उस हिसाब से लाइव क्लास में गिनो, अदर फास्ट फॉरवर्ड में देखोगे इट विल नॉट हेल्प यू। थैंक यू। इसमें सर बस एक ही क्वेश्चन है, वो इंटेलिजेंसी वाला। आज न्यूज़पेपर ओपन किया मैंने, यूक्रेन न्यूज़ में आया। अब यूक्रेन समझ ही नहीं आया, क्रिएट ही नहीं हुआ मुझे, तो मैं क्या करूँगा, मैं लेबर वर्क करूँगा कि मैं पहले जाऊँगा, ठीक है, यूक्रेन देख लिया। कल फिर क्या हुआ कि कल इथियोपिया आ गया, समझ नहीं आया, फिर मैं गया। अब जितने न्यूज़पेपर आपने महीने भर में इकट्ठे किए उतनी बार आपने 10-10 मिनट रोज वर्ल्ड मैप में खराब किया। स्मार्ट आदमी क्या कर रहा है, 20 क्लास ली, वर्ल्ड मैप पूरा समझ लिया, उसके बाद अब सीधा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। क्योंकि बात क्या है, क्वेश्चन आएगा उसके बाद आदमी कहेगा कि न्यूज़ में था इसलिए आया। इनडायरेक्टली साल भर में तो पूरा वर्ल्ड में न्यूज़ में था, पेपर के पहले कोई बता दे कि जो है ये था इसलिए अभी एग्जाम में आएगा। तो हमें वो चीज़ समझनी होगी कि एक बार यार हर जगह जब काम आ ही रहा है, वर्ल्ड हिस्ट्री, सर ने पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री इतने अच्छे से इमेजिन करवा दिया। अब आपको पता ही नहीं क्रोएशिया क्या है, आपको पता ही नहीं है वियना बार बार बोल रहे हैं है क्या, बैठे हैं। इटली को पढ़ रहे हैं, पता नहीं कौन सा सागर कहाँ से क्या, सी रूट्स ही नहीं पता लग रहा है, क्या इमेजिन करोगे आप। पर आपको फिर वो शर्म आने लगती है कि मैं तो एसी में बैठा हूँ, इतना पैसा खर्च किया, मैं किसी से बोल दूंगा तो मेरे पे सवाल आ जाएगा। भाई सच के साथ जियो ना, मतलब पढ़ लो एक बार वर्ल्ड मैप। तो ये तरीका है, इसको ही मिक्स कह रहे हैं हम कि आप मेहनत तो करो लेकिन पता हो ना कि कहाँ जाना है। अपने आप को अपने आप से ज़्यादा कोई बेहतर जानता नहीं। दुनिया में किसको कुछ भी बोल दें कि अरे मैंने इतना पढ़ लिया, मुझे इतना आता है। हमको हम सबकी असलियत, हम सबको अपना लेवल ऑफ प्रिपरेशन पता होता है। बस इसी चीज़ को, इसी ऑनेस्टी से अगर कोई प्रिपेयर कर ले तो फिर आई थिंक ये एग्ज़ाम थोड़ा तमीज़ से, स्ट्रक्चर तरीके से, मेहनत करके, थोड़ा एक पैटर्न रिकग्निशन करके, क्रिटिकली सोच के हो सकता है। बट एक चीज़ तो पक्की है सर, आज मैं ये डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि अनअकैडमी से बेहतर आईएएस की तैयारी अब तो कोई और नहीं करा सकता। एब्सोल्युटली on exactly that note, what Unacademy set out to do when it became Unacademy was to challenge status quo, to reimagine education. आज वो कर दिया है, and this has only been possible because of Sudarshan sir, Mrinal sir, Vivek sir, and of course our newest member, Avadhoja sir. Thank you so much everybody for being on the round table. मुलाकात होती रहेगी और बातें करते रहेंगे, फिर तो पूरी जिंदगी बाकी है। थैंक यू।